मंच पे बैठे देश की सारी भटकती आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। कई सारे इन्वर्टर रखे, उसमें एक इमरजेंसी रखी, उसको भी प्रणाम करता हूँ। प्रकाश आप तक पहुँच रहा होगा। कुर्सी पे बैठे सभी किराएदारों को प्रणाम करता हूँ। किराए की एक कल जमा हो जाएगी। जितने शादीशुदा अपनी पत्नियों के साथ में आए उन तुलसीदासों को प्रणाम करता हूँ। और जो घर छोड़ के आए अटल बिहारियों को भी प्रणाम करता हूँ। जितने कुंवारे बैठे उनको देवदास प्रणाम करता हूँ कि उनकी पारो जल्दी से मिल जाए। और पीछे खड़े हुए खड़क सिंहों को भी प्रणाम करता हूँ, अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए। और जितने बूढ़े गड़े बैठे उनको अंतिम प्रणाम करता हूँ। हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, संचालक महोदय बदल गए हैं, लिफाफे देख रहे हैं। और जो बच गए उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। शुरू अपना काम करता हूँ। मेरे काम में न रिटेक होता है, न ब्रेक होता है, न कटता है फीता, डायरेक्ट शुरू होती है कविता। मेरी कविता में न लालू होता है, न चालू होता है, न आलू होता है, न रतालू होता है, न लादेन होता है, न बूस होता है। मेरी कविता में हर प्रकार का जूस होता है, जिसे पी के बच्चा और बूढ़ा हर कोई खुश होता है। क्योंकि मेरी कविता में अन्ना हजारे होते हैं, अरविंद केजरीवाल होते हैं, शांति भूषण होते हैं, किरण बेदी होती है, बाबा रामदेव होते हैं। अरे इन्हें किसी भी प्रकार की कोई बुरी लत नहीं है। इनकी जिंदगी का मकसद दौलत व शोहरत नहीं है। और अब तो पूरा देश एक सुर में कहने लगा है कि हमें भ्रष्टाचारी नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के नेता तो नहीं बैठे हैं, यहाँ नेता बैठे तो मैं उनसे पहले कह देता हूँ यहाँ के नेताओं की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो मेरा नागदा की बात है, यहाँ के नेता तो प्रातः स्मरणीय है। हाँ, जब तक लिफाफा नहीं मिलता मैं ऐसा ही बोलता रहता। लेकिन दो पंक्ति याद आती है कि जंगल में जब कोई शेर निकलता है तो माँ कहती है बेटा छुप जा वरना शेर खा जाएगा। और शहर में जब कोई नेता निकलता तो बीबी कहती है छुप जा वरना चंदा लेने आ जाएगा। बहुत सारा टेंशन है। हमारे नेताजी कभी जयपुर में तो कभी दिल्ली में नजर आते हैं। हमारे नेताजी कभी जयपुर में तो कभी दिल्ली में नजर आते हैं। होटलों में रुकते हैं और ढाबों में खाते हैं। साल 6 महीने में कभी सभी अपने घर आते हैं। उनके आस पड़ोसी कहते हैं कि नेताजी का कामकाज बड़ा अच्छा हो गया, मगर नेताजी इस टेंशन में कि उनकी अनुपस्थिति में उनके घर कैसे बच्चा हो गया। ये स्थिति हो जाती है। पुलिस वाले बैठे उनको कुछ नहीं कहूंगा मैं, पहले भी कह दिया है, 2-4 लोगों ने और निपटाया। आप कुछ नहीं कहें, यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जो दो वो रख लेती है। नहीं, मैं तो मेरा नागदा की पुलिस की बात कर रहा हूँ भाई साहब। कोई भी बात हो गलत लग जाए, नागदा पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस वाले भाई साहब चोर को मारे और मारने के साथ राजन जी अनशन गालियां दे रहे हैं। ऐसी गाली की एक भी नहीं सुना सकता। तो मैंने उन्हें एक दोहा सुनाया। मैंने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, ओरण को शीतल करे आपो शीतल होए। वो बोले अब ये दोहा मेरे से सुनो। मैंने कहा आप सुनाया। उनका जवाब अच्छा लगे तो समर्थन में ताली बजाना कि ऐसी गाली दीजिए जो चरण में आए, आधा माल खुद रखे न आधा हमें दे जाए। ये राजेंद्र देश का लाखों कलाकार यहाँ बैठा हुआ ये आएगा, बहुत अच्छी अच्छी कविता सुना। इसके लिए 2 पंक्ति पढ़ता हूँ कि हमें अपनों ने लूटा गिरों में कहाँ दम था। सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी से शादी कर ली, वरना इसके पास क्या कम था। और ये बात में दुबला पतला बहुत प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। इसके लिए 2 पंक्ति के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो पोस्टमैन के साथ चली गई, पत्र लिखने में ही रह गए। बहुत सारे टेंशन। अपन तो शादीशुदा आदमी पत्नी से टेंशन में रहते हैं, घर से निकलते पत्नी ने एक झापड़ खींच के मार दी। मैंने गुस्से में मारी या मजाक में मारी? वो बोली गुस्से में मारी, जाओ। मैंने कहा फिर ठीक है, मजाक अपने को पसंद ही नहीं है। सब देख के काम करना पड़ता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये भाई साहब जा रहे हैं, इनको भी ये वापस आएंगे, ये थोड़ी दूर जाके बैठेंगे। 4 पंक्ति याद आती है कि ये देखते देखते 3 बच्चों के बाप हो गए। जीवन में कई सारे संताप हो गए और आए दिन बीवी तलाक की धमकी देती जब से सर के आधे बाल साफ हो गए। बहुत सारे टेंशन है साहब। अपन तो बच्चों को पढ़ाते, बच्चों के बीच में हाथ से निकल के आता है साहब। मैंने एक बच्चे की पूरी परीक्षा की कॉपी चेक करी, आगे से लेके पीछे तक कुछ भी नहीं निकला। आखिरी के पन्ने पे घुम्मो बाप के लिखा हुआ था, तेरे बाप ने दम हो तो फेल करके बता।
है क्या बाप की इज्जत का सवाल था, पास करना पड़ा। ये ऐसे खतरनाक बच्चे हो गए साहब। तब जाकर कुछ कि शादी से पहले आदमी का चेहरा रहता है खिला खिला, कोई कहता उसे खर्चीला, कोई कहता शर्मीला, कोई कहता रोबीला, मगर शादी के बाद बीबी ऐसा धोती है, ऐसा निचोड़ती है, ऐसा झटकारती है कि पजामे जैसा हो जाता ढीला ढीला। सूझी नहीं पड़ती बेचारा को जिंदगी में करना क्या है। किसी ने वतन के खातिर जान दी तो किसी ने मोहब्बत के खातिर जान दी, मगर मेरे एक दोस्त ने तो इसलिए जान दी क्योंकि उसकी बीवी ने बासी मोजे में चाय छान दी। क्या क्या टेंशन हो जाता है। आइए साहब आप भी निपट के आ रहे हैं। मैं तो निपटा के आ रहा हूँ। शारदा से आप भी तो देखती रहो, सामने बातें मत करो। तुम तो इन्हें देख के मुस्कुराती रहो, वरना ये उदास हो जाएंगे। अभी तो शहर में 2-4 है, कल से हजारों दे उदास हो जाएंगे। हाँ वो तो लड़की की बात करो, प्यार मोहब्बत की बात करो तो आपको बहुत समझ में आती है, मुझे पता है। मैं तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था। एक बार मैंने रैली निकाली, प्रभात फेरी, आगे आगे लड़के पीछे पीछे लड़कियां, आगे आगे लड़के पीछे पीछे लड़कियां। मैंने लड़के नारे लगाए, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। मैंने एक लड़के से पूछा देश कहाँ है, वो बोला वो क्या पीछे लाइन लगा के आ रहा है। ये स्थिति हो गई साहब। तो जब जाके 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए, नेता लोग बैठे हुए, 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, अच्छी पंक्ति अभी अगर आप तक पहुंचे तो सम्मान में मेरे ताली बजा सकते हो कि जो प्यास गुप्ता जी आ रहे हैं समर्पित करता हूँ कि जो प्यासे की प्यास ना बुझा सके वो सागर किस काम का, जो अपने मालिक को बर्बाद कर दे कर्मचारी वो नौकर किस काम का, और तुम्हारे आशियाने में ऐसो आराम के बेशकीमती सामान रखने की जगह है, अगर माँ बाप को रखने की जगह नहीं तो वो घर किस काम का, वो घर किस काम का। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि माँ से बढ़कर सुंदर कोई औरत नहीं हो सकती, चरित्र से बढ़कर कीमती कोई दौलत नहीं हो सकती, और जो बेटे अपनी माँ का सम्मान नहीं करते उनके नसीब में कभी जन्नत नहीं हो सकती, उनके नसीब में कभी जन्नत नहीं हो सकती। और ये कौमी एकता का मंच है, मुझे बताया कि यहाँ पे कौमी एकता का वातावरण है, तब जाके कि कोई कहता वो गीता वाला है। मुझे ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितने लोग ताली बजाते हैं, कितने दिल से आप ताली बजाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। मैं अपना धर्म कभी धर्म निभा करके यहाँ पे जाऊंगा, हाथ से भी आपको सुनाऊंगा। कोई कहता वो गीता वाला है, कोई कहता वो कुरान वाला है, कोई कहता वो खुदा वाला है, कोई कहता है वो भगवान वाला है। अरे वो कोई भी हो मगर उसके संस्कार ऐसे हो कि दुनिया देखते कि दे बंदा हिंदुस्तान वाला है, ये बंदा हिंदुस्तान वाला है। हिंदू का बेटा हिंदू बनेगा, मुसलमान का बेटा मुसलमान, मगर स्वर्ग और जन्नत को ही जाएगा जो होगा एक अच्छा इंसान। और इन 4 पंक्तियों में कई जगह मुझे आशीर्वाद नहीं मिलता, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि इन 4 पंक्तियों पे मुझे निश्चित तौर से इस टॉक के कवि सम्मेलन में आशीर्वाद मिलेगा। बेटा ध्यान से सुनना, तेरे प्यार मोहब्बत की भी बातें मैं करूंगा, तो बदनाम मत करो, पूरी कौम को बदनाम मत करो। माँ मुझे बचपन में रोज मीठा मीठा दूध पिलाती थी, मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर मुझे खाना खिलाती थी, मगर मैं माँ को पानी भी नहीं पिला पाता हूँ। कई बार उसकी दवाई लाना भी भूल जाता हूँ। मैं जितना भी कमा कर लाता हूँ सब बीबी के हाथों में देकर चला जाता हूँ। माँ मुझे चकवे की तरह टकटकी लगाकर निहारती है, अपने कपड़ों में बटन भी खुद टाँगती है। मैं कई बार रातों को घर देर से आता हूँ और माँ से मिले बगैर ही अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। माँ भी मेरा इंतजार करते करते सो जाती है, न जाने किन ख्यालों में खो जाती है। अरे माँ ममता की ऐसी मूरत है जो कभी पूरी नहीं हो पाती, उसकी दवाएं कम हो जाए मगर दुआएं कभी कम नहीं हो पाती, दुआएं कभी कम नहीं हो पाती। अब अपन थोड़ा सा हास्य में वापस, अपन तो क्या दिलचस्प भी आ सकता है, हास्य भी सब आता। मैं तो यहाँ पे आया साहब, भाई साहब आपके मन की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे आया तो एक सज्जन का देखा बीच का दांत टूटा हुआ ऊपर का। मैंने कहा भाई साहब पत्नी ने आपकी बेलन फेंक के मार दिया क्या? तो कह नहीं। मैंने किसी पहलवान से मुक्केबाजी, तो कह नहीं। मैंने गिर पड़े, तो कह नहीं। मैंने फिर टूटा कैसे? और उनका जवाब अच्छा लगे तो समर्थन करना। वो बोले कि नई नई स्टाइल है, नया आजकल का ट्रेंड है, मेरे भी शहर में कई सारे फ्रेंड है, और मेरे टूटे हुए दांत का राज बताता हूँ, ये मेरा सिगरेट रखने का स्टैंड है। ये अच्छी नहीं है बात। हाँ ये ऐसी नहीं बात है। मैं सज्जन के घर गया, भाई साहब नेताजी, क्या ये बंडी वाले नेताजी का नाम क्या है? कौन से बंडी वाले? ये नरेश जी बंसल। नरेश जी बंसल साहब बड़े जाबाज नेता है हमारे। हाँ मैं एक बच्चे के, आज के बच्चे कितने मोबाइल के युग में इंटेलिजेंट हो गए। मैं
बच्चे घर गया, मैंने कहा बेटा तेरे पिताजी कहाँ? तो कि वो तो तीरथ करने गए शिरडी के साईं बाबा। मैंने तू नहीं गया? तो कि नहीं गया। मैंने तेरे पिताजी का पूरा नाम बता, तो कि BSNL। मैंने कोई नाम होता तो क्या होता है? मैंने कहा ताऊ जी का नाम, तो कि आइडिया। मैंने अंकल का नाम, तो कि टाटा डोकोमो। मैंने BSNL का मतलब क्या होता है कि मेरा पापा बाहर जहाँ कहीं भी जाते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है, लोग उनको हाथ पहनाते, लेकिन जैसे ही घर में घुसते मम्मी इज्जत ही नहीं करती, नेटवर्क नहीं मिलता है। मैंने तेरा ताऊ जी का नाम आइडिया, तो जो आइडिया देते रहते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। मैंने तेरा अंकल का नाम टाटा डोकोमो, तो कि उनकी स्कीम समझ में नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। मैंने तेरी मम्मी का नाम बता, तो रेडियो मिर्ची FM दिन भर बकबकी करती रहती है। मैंने तेरा नाम, तो कि टापा हम बेलन बढ़ाने के काम आ रहा है। मैंने तेरा दोस्त का नाम, तो कि मिस कॉल पट्टा मिस कॉल ही देता। मैंने तेरी बहन का नाम, तो कि मेमोरी कार्ड। मैंने क्या मतलब कि दिन भर गाने ही सुनती रहती है। मैंने तेरी दादी का नाम बताता कि वाकी टाकी। मैंने ये क्या होता कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाती, इससे ज्यादा रेंज ही नहीं मिलती, लौट के वापस घर आ जाती। मैंने कहा दादाजी का नाम बता, तो कि लैंडलाइन। मैंने क्या मतलब कि डबले की तरह घर में ही पड़े रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। मैंने कहा तेरी ताई जी का नाम बता, तो कि सिटी चैनल। मैंने क्या मतलब कि पूरे शहर का समाचार रहता, कौन कब किससे बात कर रही थी। मैंने कहा यार तेरी आंटी जी का नाम बता, तो कि ब्लूटूथ। मैंने क्या मतलब कि पेट में कोई बात टिकती नहीं, इधर की बात उधर 2 मिनट में ट्रांसफर। जवाब तो अब अच्छा लगे तो ताली बजाना। मैंने कहा वो पड़ोस की छत पे जो आंटी जी कपड़े सुखा रही उनका क्या नाम है? वो बोला मेरी मम्मी कहती है पापा का रिचार्ज वाउचर है। पापा इसी को देख के मुस्कुराते हैं। एक बार जोरदार ताली वाली बजा करके